हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको डाले गए वीडियो के नोटिफिकेशन नियमित रूप से प्राप्त हो सके। आज का जो हमारा पॉइंट है वो रहने वाला है कक्षा 12 का डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट। आज का हमारा पॉइंट है डी एवं एफ ब्लॉक। जो हमारा डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर है, इसके रिगार्डिंग बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कोई थ्योरेटिकल प्रश्न पूछा जा सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जा सकता है आपको किसी भी एटम के रेफरेंस में या किसी ब्लॉक के रेफरेंस में। तो आप इस चैप्टर को यदि लर्न कर रहे हो तो पूरी शब्दावली को सही सही आपको समझना है। यदि डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट की चर्चा करते हैं तो हमने 11th क्लास में पीरियोडिक टेबल का एक चैप्टर पढ़ रखा है, और उस चैप्टर में हमने बहुत सारी बातें सीख कर आए हैं कि आवर्त सारणी किस प्रारूप में होती है, किस प्रारूप में वो बनाई गई है, उसका जो आज के समय में हम पीरियोडिक टेबल को पढ़ रहे हैं उसका रूप कैसे निर्धारित हुआ है, इन तथ्यों के बारे में हमने पहले से पढ़ रखा है। केवल स्पेशल 12th क्लास में लगता है डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पर हम पहले डी ब्लॉक के बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे, उसके बाद में एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में समझेंगे। यदि डी और एफ ब्लॉक के बारे में हम समझ रहे हैं तो आपको पीरियोडिक टेबल का थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है। किस प्रकार से आप इसको लर्न करोगे, क्या इसकी व्यवस्था होती है, रूप किस प्रकार से इनके बनेंगे पीरियोडिक टेबल। सर्वप्रथम तो ये देखिए कि जो एक पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में जो बायां हिस्सा है वो आता है एस ब्लॉक का, और आवर्त सारणी का जो दायां हिस्सा है वो कहलाता है हमारा पी ब्लॉक। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में ये हमारा एस ब्लॉक हुआ। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो ब्लॉक स्थित है वो है हमारे डी ब्लॉक। ये जो डी ब्लॉक चैप्टर है इसमें हम इन्हीं एलिमेंट्स की चर्चा करें। डी ब्लॉक में यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले तो आप इसकी व्यवस्था के बारे में बता सकते हो कि डी ब्लॉक आवर्त सारणी में एस और पी ब्लॉक के बीच में व्यवस्थित है। एस और पी के बीच में व्यवस्थित होने के कारण ही इनका नाम संक्रमण पड़ा। दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो एक ब्रिज की भांति कार्य करते हैं जो एस ब्लॉक को पी ब्लॉक से जोड़ते हैं। डी ब्लॉक में कितने समूह रहते हैं, तो डी ब्लॉक में समूह नंबर 3 से स्टार्ट होकर 12 तक रहते हैं। और आवर्त की यदि बात करें तो यहाँ चौथा आवर्त से स्टार्ट है, आवर्त नंबर 4, ये 5th, 6th और 7th, 4 आवर्त के एलिमेंट है। जो चौथे आवर्त से सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें स्केडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, फेरस है, कोबाल्ट है, निकिल है, कॉपर है और जिंक है। टोटल 10 एलिमेंट। इन एलिमेंट्स को कहा जाता है 3D श्रेणी। तो ध्यान रखना, ये 3D श्रेणी है। 3D श्रेणी के जस्ट नीचे आपको 4D श्रेणी देखने को मिलेगी। ये 3D श्रेणी, ये रहेगी यहाँ पर 4D श्रेणी, ये है 5D श्रेणी और ये है 6D श्रेणी। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये बात समझ सकते हो कि डी ब्लॉक का अध्ययन हम 4 श्रेणियों में पढ़ते हैं। एक 3D श्रेणी में, एक 4D श्रेणी में, एक 5D श्रेणी में और एक पढ़ेंगे 6D श्रेणी। मेनली जो 3D श्रेणी है वो आवर्त नंबर 4 से स्टार्ट होती है। 4D श्रेणी का संबंध आवर्त नंबर 5 से है। 5D श्रेणी का संबंध आवर्त नंबर 6 से है और 6D श्रेणी का संबंध आवर्त नंबर 7 से है। ये बातें भी आपको लर्न करनी है। इसी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि प्रत्येक श्रेणी में 10-10 तत्व उपस्थित है। जैसे 3D में 10 तत्व, 4D में 10 एलिमेंट है, 5D में भी 10 एलिमेंट है और 6D में भी 10 एलिमेंट है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं
कि डी ब्लॉक के रिगार्डिंग यदि हम चर्चा करें तो डी ब्लॉक में 40 एलिमेंट पाए जाते हैं टोटल। ये 40 के 40 एलिमेंट मेटेलिक नेचर के रहते हैं, मेटल के केस में रहते हैं। और इसमें हम क्या क्या समझेंगे वो आपको पॉइंट लर्न किस प्रकार से कर पाओगे आप इसको समझते हैं। सबसे पहले तो प्रत्येक स्टूडेंट को यदि ये चैप्टर याद कर रहा है तो 3D श्रेणी पूरा याद होना चाहिए। 3D श्रेणी की व्यवस्था क्या है, 3D श्रेणी में कौन कौन से एलिमेंट है, मेनली हमारे 3D श्रेणी ही एनसीईआरटी में बताई गई है, जो 12th बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4D श्रेणी ये भी पता होना चाहिए, 6D सॉरी 4D के बाद में 5D और 6D श्रेणी भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है और डी ब्लॉक एलिमेंट में आवर्त नंबर 4, आवर्त नंबर 5 और आवर्त नंबर 6 और 7 में देखें तो आवर्त नंबर 6 और आवर्त नंबर 7 और इधर से ग्रुप नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, या यहाँ के जो दो दो एलिमेंट है वो है एक तो लेंथेनम और एक एक्टिनम। इन लेंथेनम और एक्टिनम के बाद की जितने 14 तत्व है, जैसे लेंथेनम के बाद के 14 तत्व और एक्टिनम के बाद के 14 तत्व, ये कहलाते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक की जो व्यवस्था है वो डी ब्लॉक से ही ली गई है। या आप ये कह सकते हो कि पीरियोडिक टेबल का एक सबसे विशिष्ट दोष यही रहा था कि एफ ब्लॉक को पीरियोडिक टेबल में कोई स्थान नहीं दिया गया था, इन्हें आवर्त सारणी के जस्ट नीचे स्थान दिया गया था। लेकिन इनका जो संबंध पढ़ा जाता है एफ ब्लॉक का, वो संबंध देखा जाता है कि ये तीसरे समूह के सदस्य हैं, आवर्त नंबर 6 और 7 से संबंधित है। लेंथेनम के बाद के जो 14 एलिमेंट आते हैं उनको लेंथेनाइड तत्व कहते हैं, और एक्टिनम के बाद के जो 14 तत्व आते हैं उनको एक्टिनोइड तत्व कहते हैं। टोटल यदि एफ ब्लॉक एलिमेंट काउंट करते हैं तो हमारे को 28 एलिमेंट मिलते हैं। 28 में 14 एलिमेंट आपके लेंथेनोइड के रहेंगे और 14 एलिमेंट एक्टिनोइड के रहेंगे। इन लेंथेनम को और एक्टिनम को डी ब्लॉक में काउंट किया जाएगा, और डी ब्लॉक में तीसरे समूह के सदस्य हैं। यहाँ पर यदि ये डी और एफ ब्लॉक आप साथ साथ पढ़ रहे हो तो बहुत सारे जो कारण के पर्सन है उनको आप आसानी से हल कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में कैसे इनकी व्यवस्था होती है, किस प्रकार से इनको अध्ययन करते समय पढ़ा जाता है, लर्न किस प्रकार से इनको किया जाएगा। और क्या बात समझेंगे आप, यहाँ पर एक बात देखिए कि जो हमारा ये चैप्टर है उस चैप्टर में हम बेसिकली जो भी आवर्तिता से संबंधित गुणधर्म का अध्ययन करेंगे वो गुणधर्म का अध्ययन हम आवर्त के अनुदिश ही करेंगे। जैसे एक बार अध्ययन किया जाएगा 3D श्रेणी का, एक बार अध्ययन करेंगे हम 3D श्रेणी का, एक बार अध्ययन किया जाएगा हमारे द्वारा 4D श्रेणी का, एक बार 5D श्रेणी का, और एक बार अध्ययन करेंगे हम 6D श्रेणी का। और इसी के साथ साथ आपको समूह के अनुसार भी पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कुछ गुणधर्म हम ऐसे भी पढ़ेंगे जो ये गुणधर्म समूह के अनुदिश अध्ययन किए जाएंगे। एक जनरली यहाँ पर ये भी ध्यान रखना आप कि इस जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में जो यहाँ पर डी ब्लॉक का 11वां समूह और जो 12वां समूह, इसके रिगार्डिंग बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक तो जो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी है, इनको सामान्य तौर पर हम गन मेटल कहते हैं। ये शब्द आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गन मेटल वर्ग कौन सा है, तो डी ब्लॉक का जो 12वां समूह है वो गन मेटल वर्ग है। एक पर्सन 11वें समूह के रिगार्डिंग ये बनता है कि जिसमें कॉपर रहा, एजी रहा और एयू रहा, इनको कहा जाता है कोइन मेटल। इसके बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोइन मेटल वर्ग क्या है। तो कोइन मेटल वर्ग में सीयू इंक्लूड होता है, एजी इंक्लूड होता है, एयू इंक्लूड होता है। इनको सिक्का धातु वर्ग कहते हैं। यदि वर्ग के टाइटल को लेकर कोई क्वेश्चन किया जाता है तो मोटे मोटे ये 2 पर्सन बन सकते हैं। इसी के साथ साथ हम
3D श्रेणी का, 4D श्रेणी का, 5D श्रेणी का और 6D श्रेणी का इस चैप्टर में विस्तृत अध्ययन करेंगे। एक आपको और क्या बात पता होनी चाहिए जनरली, एक तो कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनका सामान्य नाम और क्या दिया गया है। तो आप याद रखना, एक तो इनको कहा जाता है संक्रमण तत्व और एफ ब्लॉक को बोला जाता है आंतरिक संक्रमण तत्व। अब यहाँ पर संक्रमण तत्व की एक जनरली अर्थ होता है कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में स्थित होने के कारण इनका संक्रमण नाम पड़ा है। लेकिन हम 12th के स्टैंडर्ड की यदि बात करें तो 12th का स्टैंडर्ड ये कहता है कि हम संक्रमण तत्व उन्हीं तत्वों को कहेंगे, हम संक्रमण तत्व उन्हीं को कहेंगे जिनका डी उपकोष या जिनके डी उपकोष अपूर्ण भरा हुआ है। ये अपूर्ण किस स्थिति में, एक तो उसकी परमाणुीय अवस्था में और एक उसके सामान्य ऑक्सीकरण या सामान्य आयनिक अवस्था में। यदि आपने डी ब्लॉक का कोई सा भी एलिमेंट लिया और वह एलिमेंट सामान्य अवस्था यानी कि उसकी परमाणुीय अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण है या फिर उसकी आयनिक अवस्था जो सामान्य आयनिक अवस्था बनती है उस आयनिक अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण है, दोनों में से किसी एक में भी यदि आपको अपूर्ण मिल गया तो हम उसको संक्रमण तत्व कहते हैं। फिर से समझना, यहाँ पर आपसे एग्जाम में प्रश्न इतना ही किया जा सकता है कि जो डी ब्लॉक के तत्व है उनको संक्रमण तत्व कहते हैं। और संक्रमण तत्व क्या सभी डी ब्लॉक रहेंगे, तो हमारा यहाँ पर एक जवाब जाएगा कि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी इनको हम संक्रमण तत्वों में काउंट नहीं करते हैं। और जब आप इसका उत्तर लिखते हो तो आपके द्वारा उत्तर क्या लिखा जाएगा ये भी हम आगे समझेंगे। लेकिन इसके अलावा जितने भी तत्व है, चाहे वो 3D का हो, चाहे वो 4D का हो, 5D का हो या 6D का हो, उसको संक्रमण तत्व कहने के पीछे इतना ही कारण है कि उस परमाणु की परमाणुीय अवस्था में, एक नंबर पर तो उसकी परमाणुीय अवस्था में या फिर उसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट में जो डी उपकोष होता है वो अपूर्ण भरा है। और डी उपकोष यदि अपूर्ण भरा हुआ है तो उसको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। अपूर्ण का शाब्दिक अर्थ है कि डी में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिले। यदि डी में 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं तो वो हमारा संक्रमण तत्व है। अब ये परमाणु में हो सकता है या फिर सामान्य में। और इस पीरियोडिक टेबल में क्या क्या बातें ध्यान रखोगे, मेनली आपको यही देखना है, एक तो डी ब्लॉक की व्यवस्था कहाँ पर है, आप बताओगे एस और पी के बीच में। दूसरा, कौन से आवर्त से स्टार्ट होता है, तो आवर्त नंबर 4 से ये स्टार्ट होता है। समूह कितने होते हैं, तो टोटल समूह 10 होता है जो 3 से लेकर 12 तक चलते हैं। आवर्त टोटल 4 रहेंगे, चौथे आवर्त से स्टार्ट होगा, 5वां, 6वां और 7वां आवर्त। इसी के साथ साथ इसमें जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उन डी ब्लॉक एलिमेंट को हम 4 श्रेणियों में पढ़ते हैं। एक 3D श्रेणी में जो चलती है स्केडियम से स्टार्ट होकर जिंक तक। पहली जो सीरीज है वो 3D श्रेणी है, 3D श्रेणी स्टार्ट होती है स्केडियम से जिंक तक। और जो दूसरी सीरीज है जिसको हम कहते हैं 4D श्रेणी, 4D श्रेणी ये ट्रिम से स्टार्ट होती है और कैडमियम तक चलती है। 5D श्रेणी की बात करें तो लैंथेनम से स्टार्ट है, लेकिन बीच के जो एलिमेंट आ जाते हैं वो तो आ जाते हैं लैंथेनॉइड श्रेणी, एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसके बाद में ये होपमियम से स्टार्ट होती है और Hg तक, मर्क्यूरी तक चलती है। इसके बाद में आप 6D श्रेणी की बात करोगे तो Fe से स्टार्ट है, आगे Rf से स्टार्ट होगी और Cn तक जाएगी। आपको केवल मोटा मोटा यहाँ पर ये देखना है कि 3D श्रेणी स्केडियम से जिंक तक, Fe से Zn तक, 4D Y से Cd तक, 5D Hf से स्टार्ट होकर Hg तक, काउंट La भी होगा इसमें। और ऐसे 6D श्रेणी काउंट एक्टिनम से स्टार्ट होगा, Rf रदरफोर्डियम से Cn तक चलेगा। एक इसी के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। इन तत्वों का यदि हम सही तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीख जाएंगे तो आप ये मानकर चलिए चैप्टर पर आप बहुत अच्छी कमांड कर पाओगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर डी ब्लॉक की जो व्यवस्था है वो समझाने के लिए इतना समय आपका लिया गया है।
यदि आपको ये बात समझ में आई है तो अब हम आसानी से डी ब्लॉक एलिमेंट के सामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उनकी चर्चा करेंगे। मेनली क्या क्या बात है यहाँ पर, तो आप ये याद रखना कि डी ब्लॉक का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है एक तो कि n-1 डी 1 से n और ns 1 से 2। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। क्या जवाब देकर आओगे? आपका जवाब जाएगा n-1 फोल्ड डी 1 से 10। डी कक्षक है, डी कक्षक में हम कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन और ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन। ns 1 से 2। एक यहाँ पर ये बात भी समझ लेना आप कि एन डी कक्षक या n-1 डी कक्षक और ns कक्षक की ऊर्जा में कोई बड़ा अंतर नहीं होता है। इस प्रकार से यहाँ पर आप कुछ, जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय विचलन भी आपको देखने को मिलेगा कि डी में इलेक्ट्रॉन ns का इलेक्ट्रॉन आ रहा है या कहीं डी का इलेक्ट्रॉन ns में जा रहा है। तो आप इस बात के लिए श्योर हो जाइए कि जो डी ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल है इनकी ऊर्जा में कोई विशेष अंतर नहीं होने के कारण यहाँ पर आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। एक आपको यदि ये बात समझ में आई है कि डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, तो इसी के रिगार्डिंग आप 3D श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 4D श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 5D श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और 6D श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको याद करना है। किस प्रकार से आप इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे? तो 3D में तो आ जाती है एक उत्कृष्ट गैस जिसको हम आर्गन कहते हैं। 4D में आती है, 4D में रहेगा क्रिप्टॉन, 5D में आ जाएगा जीनॉन, 5D में जीनॉन आ जाएगा और 6D में आ जाएगा रेडॉन। इसके बाद में क्या रहेगा यहाँ पर? जनरली n-1 डी, तो ये रहेगा यहाँ पर 3D 4s, ये रहेगा यहाँ पर 4D 5s, ये रहेगा 5D 6s और ये रहेगा 6D 7s। इनमें आपको किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखोगे? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या डी में रहेगी 1 से 10 तक और एस में रहेगी 1 से 2 तक। आप लिखिए यहाँ पर 1 से 10, इसमें भी आप 1 से 10, इसमें भी आप 1 से 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो और यहाँ पर भी 1 से 10 इलेक्ट्रॉन। एनएस में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन और 1 से 2 इलेक्ट्रॉन। बेसिकली तो यही होता है, लेकिन फिर भी कुछ वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस प्रकार से 3D, 4D, 5D, 6D और एक डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लर्न करना है। यदि यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने याद कर लिया है तो यह मानकर चलिए आप आसानी से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यदि हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने के लिए एक हम व्यवस्था देखते हैं, जो व्यवस्था हमारी बुक में दे रखी है। यदि हम यहाँ पर बात करें 3D श्रेणी की, 3D श्रेणी में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? तो 3D श्रेणी में हम जनरली जानते हैं कि स्केडियम से स्टार्ट होती है और जिंक तक चलती है। इसके बाद में देखिए आप, यह 3D श्रेणी स्केडियम से स्टार्ट है, जिंक तक जा रही है। क्रमांक आपको पता है 21 से लेकर 30 तक चलेगी। यदि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद कर रहे हो तो सबसे पहले तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखिए इसका, कि जो प्रथम श्रेणी है जिसको 3D श्रेणी के नाम से जाना जाता है, उसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आर्गन। आर्गन के बाद में 3D में हम 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और फिर है 4s जिसमें 1 से 2 तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। यहाँ पर आप केवल 3D के मिसिंग नंबर याद रख लो कि 3D के मिसिंग नंबर क्या है, उससे आप आसानी से इसको लर्न कर पाओगे। जैसे देखिए 3D में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3D में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 5 आ गया, यानी कि 4 एक मिसिंग नंबर। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर देखिए 9 एक मिसिंग नंबर मिलेगा। तो आप प्रथम संक्रमण श्रेणी यदि याद कर रहे हो तो आप ये याद रखिए कि हमारे को 3D में मिसिंग नंबर करना है एक 4 और एक 9। अब 4 और 9 कर रहे हैं तो यहाँ पर ये वेरिएशन का कारण क्या है, ये कारण भी समझने वाला है। आपको 3D में 4 इलेक्ट्रॉन और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं डालना है, ये मिसिंग नंबर याद रखना थोड़ा इजी बन जाएगा आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। प्रत्येक सीरीज का आप मिसिंग नंबर याद रखिए। जैसे प्रथम संक्रमण श्रेणी का मिसिंग नंबर है 4 और 9। द्वितीय श्रेणी का यदि मिसिंग नंबर देखा जाता है तो वो मिसिंग नंबर मिलेगा आपको 3 और 9। देखो डी में 4 सीधा भरा हुआ है, 3 नहीं भरा हुआ है,
5 भर दिया, 6 भर दिया, 7 भर दिया, 8 भर दिया, 9 नहीं भरा हुआ है तो मिसिंग नंबर है 3 और 9। यहाँ मिसिंग नंबर है डी के 4 और 9। ऐसे तृतीय श्रेणी के भी मिसिंग नंबर देखना आप। यदि यहाँ पर मिसिंग नंबर देखोगे तो 8 मिसिंग नंबर है, और चतुर्थ श्रेणी की बात करें तो यहाँ पर मिसिंग नंबर आपको 9 मिलेगा। इस प्रकार से आप जब भी डी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हो तो आप मिसिंग नंबर को लर्न कीजिए, और मिसिंग नंबर को फॉलो करते हुए आप आसानी से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। यहाँ जैसे 21 है तो 21 में इलेक्ट्रॉन में आप सर्वप्रथम आर्गन लिखोगे। आर्गन लिखने का शाब्दिक अर्थ है कि आपने 18 इलेक्ट्रॉन के लिए तो आर्गन के रूप में इंक्लूड कर दिया, एक उत्कृष्ट केस विन्यास डाल दिया आपने 18 के लिए। इसके बाद में 21 से 21 में से 18 के लिए आर्गन सफिशियंट है, 3 इलेक्ट्रॉन आपके पास बच रहे हैं। पहले इलेक्ट्रॉन आप भरोगे 4s में और बचा हुआ इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 3d। इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन भरते जाओगे तो आप ये देखोगे कि एक तो वेरिएशन जो देखने को मिला हमारे को, वो वेरिएशन देखने को मिल रहा है क्रोमियम। एक वेरिएशन तो आपको क्रोमियम में देखने को मिल रहा है और एक वेरिएशन देखने को मिल रहा है आपको कॉपर। इनके वेरिएशन का कारण क्या है कि ये अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से कैसे प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका उचित कारण है कि यहाँ पर हम जानते हैं कि जो डी ऑर्बिटल है वो डी ऑर्बिटल या तो पूरा खाली रहे तब स्टेबल रहता है, या डी में 5 इलेक्ट्रॉन रहता है तब स्टेबल रहता है, यानी कि आधा भरा हुआ रहे, या फिर डी पूरा भरा हुआ रहे तब वो स्टेबल रहता है। तो डी 0 पर स्टेबल, डी 5 पर स्टेबल और डी 10 पर स्टेबल। इनकी स्टेबिलिटी या स्थायित्व के कारण यहाँ पर कुछ वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक दफा आपने एस में 2 भर दिया, एस में आपने 2 भर दिया और डी में आपने 4 भर दिया, तो आप ये देखोगे कि 4 है वो जस्ट नजदीक आ चुका है स्टेबिलिटी। तो 4s का जो इलेक्ट्रॉन है वो समान ऊर्जा या ऊर्जा में कोई विशेष अंतर नहीं होता है 4s और 3d में, इसलिए 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में ट्रांसफर हो जाएगा, और 3d में ट्रांसफर होते ही 4s में तो बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन और 3d में हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। 3d में 5 इलेक्ट्रॉन होते ही ये स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पर आपका जवाब जाएगा कि क्रोमियम का असंगत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कारण क्या है। तो क्रोमियम के असंगत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कारण है स्थायित्व के कारण। ये अर्धपूरित डी कक्षक स्थायित्व के कारण यहाँ पर असंगत व्यवहार हो रहा है, और यहाँ पर आप बताओगे पूर्ण पूरित डी कक्षक के स्थायित्व के कारण यहाँ पर विचलन देखने को मिल रहा है। 3D श्रेणी में केवल 2 ही जगह विचलन देखने को मिलेगा आपको, क्रोमियम में और कॉपर में। इसके बारे में बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। किस प्रकार से आप इसको लर्न करोगे, एक बार 2 बार 3 4 बार आप जितना अभ्यास करोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। फिर से समझ लेना, प्रथम श्रेणी का यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हो तो 3D के मिसिंग नंबर याद रखिए। 3D के मिसिंग नंबर है 4 और 9। यदि 4D का कर रहे हो तो 4D का मिसिंग नंबर याद रखिए 3 और 9। इसी प्रकार से यदि आप 5D का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हो तो 5D का मिसिंग नंबर याद रखिए केवल 8। और 6D का कर रहे हो आप तो 6D का मिसिंग नंबर होता है 9। यदि आपको ये मिसिंग नंबर याद रहेंगे तो आप आसानी से इनका सही सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पाओगे। जैसे यहाँ पर मिसिंग नंबर 3 और 4, 3 और 9 है, तो देखिए यहाँ पर हम 3 नहीं करेंगे, 3 की बजाय हम कितना कर देंगे, 4 कर देंगे। ऐसे यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये फिर 9 की जगह देखिए 10 हो जाएगा। यानी कि स्टेबिलिटी है ये यहाँ पर भी ये स्टेबिलिटी का खेल है। ये स्टेबिलिटी है ही, लेकिन यहाँ ये स्टेबल नहीं हो रहा है। इनके भी कारण आगे देखेंगे। एक ऐसे ही ये यहाँ पर स्टेबल है और ये भी स्टेबिलिटी है। तो आप इस प्रकार से अभ्यास करना 3D श्रेणी के, 4D श्रेणी के, 5D श्रेणी के और 6D श्रेणी के